आसपास हजारों की तादाद में भीड़ हो और गाड़ी की बोनट पर खड़ा होकर कोई भाषण दे रहा हो, समझ लीजिएगा वहां झारखंड का युवा टाइगर दहाड़ रहा है, जिनके भाषणों में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बातें होती है। भाषा विरोध की गूंज से पूरे झारखंड में एक नाम गूंजता है और वो नाम होता है जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो। पोता विधायक लेकिन दादी का सब्जी बेच रहा, विधायक होने के बावजूद आज भी उसी पुरानी झोपड़ी में रहना, नंगे पांव सदन में जाना, वेतन का 75% हिस्सा दान कर देना, समय समय पर अपने वेतन से युवाओं की मदद करना, 1932 खतियान के आंदोलन की उपज और झारखंड के सबसे गरीब एमएलए डुमरी विधायक जयराम महतो की यही पहचान है। मां मजदूर आंदोलनकारी पिता के बेटे जयराम महतो की संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनका आक्रामक अंदाज है। साधारण परिवार से विधायक बनने तक के सफर में जयराम महतो के हिस्से संघर्ष ज्यादा है, लेकिन संघर्ष के इस रास्ते में जयराम महतो का समर्पण है। समर्पण झारखंडियों के लिए, समर्पण झारखंड के युवाओं के लिए, समर्पण उनके सपनों के लिए, और इसी समर्पण का परिणाम है कि सड़क पर आंदोलन करने वाला झारखंड का ये लड़का आज सदन में मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। चंद शब्दों में जयराम महतो को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जयराम महतो से टाइगर जयराम महतो बनने में जिनके कई सालों का तप है, उसे भला चंद शब्दों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। कोयलांचल को टाइगर जयराम महतो ने करीब से देखा है। संघर्ष की शुरुआत इसी कोयलांचल की धरती से जयराम महतो ने की, और ये बेहद गौरव का पल है कि कोयलांचल की धरती पर नक्षत्र न्यूज कोयलांचल पर सबसे बड़ा संवाद कर रहा है। कोयलांचल कॉन्क्लेव में नक्षत्र परिवार जयराम महतो का अभिनंदन करता है, साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता है। सरकारी स्कूल टीचर से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले बाबूलाल मरांडी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिक्षक से लेकर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने तक बाबूलाल मरांडी की राह में संघर्ष है, पीड़ा है और कुर्बानी भी। आरएसएस के विचारों में ऐसे जकड़े कि पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और 1983 में संघ ने बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। संथाल परगना में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। 1991 में बीजेपी। आज आप विधायक हैं और आज भी आपका वही जज्बा है और वही क्रांतिकारी तेवर। उस दिन को और आज के दिन को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं नक्षत्र की पूरी टीम का इस कॉन्क्लेव के लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम स्थल में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों का मैं अभिनंदन, आभार करता हूं। जी बिल्कुल, निसंदेह जब वो आंदोलन था, वो तारीख भी शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत दिवस की तारीख थी, और छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर हम लोग विधानसभा का घेराव करने को गए थे। और उस प्रोटेस्ट के दौरान तमाम वो प्रशासन के द्वारा हथकंडे अपनाए गए जो एक आंदोलन को दबाने के लिए किए जाते हैं, चाहे आंसू गैस की बात हो, रबड़ गोलों की बात हो या लाठीचार्ज की बात हो, तमाम हथकंडे अपनाए गए थे। और लेकिन उस दिन उस आंदोलन से एक चीज तो समझ में आई थी कि आज बेशक जो लोग हम पर ये हथकंडे कर रहे हैं, कल को यही लोग हमें सलामी देंगे, और वो बदलाव हुआ। महज 2 सालों के कालखंड में, 1.5 सालों के कालखंड में ये परिवर्तन हुआ। तो ये केवल और केवल आपके संघर्ष, आपका प्रयास और कुछ चीजें लक भी डिसाइड करती है, कुछ चीजें आपकी नियति भी आपको डिसाइड करती है, और नियति का कुछ न कुछ रहा। कितने कम समय में, क्योंकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक एमएलए के रूप में आऊंगा, क्योंकि जिस परिवार से हम लोग संबंध रखते हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां 3rd 4th ग्रेड की नौकरी की तैयारी करते हैं। और स्वाभाविक है, सबसे पहले मैंने भी जो सबसे कम उम्र में नौकरियां मिलती है इंडियन आर्मी में, या फिर वायु सेना कहिए, जल सेना कहिए, उनमें मैंने प्रयास किया था, लेकिन कुछ कुछ कारणों से मैं वहां सफल नहीं हो सका। तो स्वाभाविक है, जिस परिवार से हम लोग आते हैं, अभी तो चाची का एक पिछड़ा क्षेत्र
आज भी धनबाद दो प्रकार का धनबाद है। जिस धनबाद की हम धनबाद में बैठकर बात करते हैं और टुंडी और तोपचाची से उसकी तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का हम अंतर पाते हैं। यहाँ के लोगों की आमदनी में और वहां के लोगों की आमदनी में, यहाँ के लोगों के कार्यशैली में, वहां के लोगों की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं उस तोपचाची से आता हूं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पे आधारित है, और बिल्कुल वहां से कोई लड़का कैसे सपना देखे कि मैं एक विधायक बनूंगा। वहां अगर उस तोपचाची से आखिरी बार कोई विधायक बना था तो शायद 1952 में टीकाराम मांझी बने थे। यानी उस प्रखंड से कोई माने विगत इतने दशकों से कोई विधायक नहीं बना जो कई सक्षम रहे, राजनीति में निपुण रहे, कई दशकों तक उन्होंने राजनीति में अपनी सेवाएं दी। तो एक नया लड़का जो कॉलेज में है वो कैसे सोचेगा कि मैं राजनीति में आकर सीधा विधायक बनूं। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी, नियति भी है, और उस नियति के कारण और संघर्ष भी रहा। संघर्ष तो इतना है कि लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। आज 3-4 दिन हो गए हम नहाए नहीं है, इसलिए नहीं कि हमको ठंड लगता है, इसलिए कि मेरे पास समय नहीं है। अभी आपके इस कॉन्क्लेव से जाने के बाद लगभग हम 3 कार्यक्रम में जाएंगे, और बाकी लोगों का एक विधानसभा होता है, सबका एक क्षेत्र होता है, मेरा कोई एरिया नहीं है। हम लगभग एक दिन में औसत 4 से 5 विधानसभा, 3 जिला का हम विजिट करते हैं। तो संघर्ष मैंने किया है, और उस संघर्ष का परिणाम है आपके पता नहीं, आपके विजुअल में, टेलीविजन में जो लोग मुझे घर में बैठकर देखेंगे शायद मैं उन्हें सुंदर लगूं, लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं वो बहुत करीब से मुझे देख रहे हैं, मेरे चेहरे के हाव भाव को देख रहे हैं। अभी राजेश भैया बैठे थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मिले और पहला शब्द यही था कि बहुत दुबले हो गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। तो ये मैंने कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को इतना निछावर कर दिया है अपने कार्य के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, कि हमें समय नहीं मिलता है। और जी हां, आज झारखंड की राजनीति में पहला कोई विधायक होगा जो रेंटल रेसिडेंस में रहता है, किराए के आवास में रहता है। इसलिए वहां भी मेरा एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि हम लोग झारखंड से आते हैं, इसीलिए कम से कम राष्ट्रीय, अगर हम बिहार के कोई विधायक होते या अन्य प्रदेशों के, तो शायद मेरे इस विचार की चर्चा पूरे प्रदेश में होती, और मेरा यह विचार मेरी लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस विचार को अब रखने जा रहा हूं, अगर लोग उसका, खासकर पॉलिटिशियन अगर फॉलो कर ले, तो मेरा देश, मेरा राज 2 दिन बदल जाएगा। मैं इसलिए रेंटल रेसिडेंस में रहता हूं कि मैंने वचन दिया था कि मैं अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। और मेरा जिला है धनबाद, मेरा संबंध है धनबाद जिला से, और मैं विधायक हूं गिरिडीह और बोकारो का। यानी मैं जहां से विधायक हूं, डुमरी असेंबली है, वो आधा हिस्सा पड़ता है गिरिडीह जिला में और आधा हिस्सा पड़ता है बोकारो जिले में। और मैंने वचन दिया था कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। इसलिए हिस्ट्री में पहला विधायक एक माने भाड़े के आवास में रहता है, ये भी आपने पहली बार सुना होगा। तो मैं जनता के सेवा में, जनता के समस्याओं के समाधान में इतना मैंने निपुण रहना चाहता हूं, इतना मैं फोकस करता हूं कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। अब तो अपना घर जाते हैं तो बेगाना सा लगता है। तो बिल्कुल आपने जो सवाल किया उसके पीछे कई कारण है इतने कम समय में विधायक बनने का। उसमें एक कारण मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष, मेरा, और दूसरा मैं मानता हूं कि नियति का खेल है। जयराम जी, जिन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े, क्या वे मुद्दे आज भी बरकरार हैं? हाँ, बिल्कुल वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। चाहे वो मुद्दा स्थानीय नीति का हो, विस्थापन का हो, पलायन का हो, या हमारे राज्य के तमाम लोगों की समस्याओं का, इस राज्य की आइडेंटिटी का हो, मैं उस मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर रहा हूं। चाहे विधानसभा में मेरे प्रश्न हो या मेरा कोई भी विषय जो विधानसभा के माध्यम से पटल पर रखा जाता है, मैं उन्हीं विषयों को वहां रखता हूं जो इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं और जिनका समाधान इस राज्य को करना चाहिए। जयराम महतो से खिलाड़ियों को अगर देखें तो खासकर युवाओं को खासकर उम्मीद रही कि भाई जयराम आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जो लगेगा कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर है या युवाओं के लिए बेहतर है। उस क्षेत्र में आपने क्या काम किया अब तक? देखिए, उस क्षेत्र में मैंने कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिनको अपनी निजी सैलरी से अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जाने के लिए मैंने सहयोग किया। मैंने कई ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया और रिजल्ट दिया। आज ही मैं एक नौजवान से मिलकर आया हूं जो साउथ अफ्रीका से मेडल लेकर आए हैं। कई ऐसी बहनें हैं जो उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों से मेडल लेकर आई हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं पूरी तरह से फोकस करता हूं कि युवाओं का, चूंकि मैं मानता हूं कि युवा इस राज्य की, इस देश की रीढ़ है, वो हमारे भविष्य हैं। अगर वो निखरेंगे तो हमारा देश निखरेगा, हमारा राज्य निखरेगा। तो वहां जो भी प्रयास मुझे करने होते हैं, और एक विधायक होने के नाते सबसे पहले उनके लिए, अगर युवा है और खेल है तो खेल का मैदान होना चाहिए। तो मैंने
लगातार प्रयास किया है कि मेरे क्षेत्र में बेहतर खेल के मैदान हो, जिनमें उन्हें खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। उसके बाद मैंने विधानसभा में भी एक सवाल किया था कि जिस प्रकार कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करता है या कोई राज्य का कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाता है, तो राज्य की सरकारें उन्हें डीएसपी के ओहदे से नवाजती है। जैसे अभी आप देखते होंगे मोहम्मद सिराज जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज है, लेकिन वो अपने स्टेट के डीएसपी भी हैं। अभी महिला वर्ल्ड कप जो विजयी रही दीप्ति शर्मा, शायद उन्हें भी डीएसपी के रैंक से नवाजा गया। तो मैंने भी सदन में यह सवाल उठाया कि कम से कम जो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कम से कम सब इंस्पेक्टर के रैंक से ओहदे से नवाजा जाए, ताकि खेल के प्रति युवाओं का जो जोश है वो दुगना होगा। विधानसभा में आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप तैयारी करके गए थे, एक ही सीट पर आप खुद अपनी सीट सिर्फ जीत कर आ पाए, इसके पीछे क्या कमी नजर आई आपको? स्ट्रेटेजिकली कहीं चूके आप? ना, बिल्कुल बहुत सारी चूक रही। क्योंकि सबसे पहला बात काफी कम समय था, और कम समय रहने का भी कारण यही था कि उसमें दोषी हम खुद को ही मानते हैं। चूंकि ये बातें अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, हमें स्पष्ट रात 11-12 बज रहा था, दिल्ली की एक टीम हमारे डुमरी में आकर बैठी थी और हमें गठबंधन के लिए फोर्स कर रही थी कि भाई आप गठबंधन को मान जाइए। हमने कहा नहीं सर, इस बार तो हम लोग ठाने हैं कि हम लोग आंक लेंगे कि झारखंड में कोई नई राजनीति की संभावना है या नहीं है। नए युवा जिनके पिता, जिनके दादा, जिनकी दादी, जिनके घर में कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता हो, ऐसे युवा राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये हम आंक लेंगे, इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे। यकीन मानिए अगले दिन 4 बजे आचार संहिता का घोषणा होता है और मात्र 30 दिन का समय, पहली बार झारखंड में 30 दिन में चुनाव कराया जाता है। तो इसके पीछे एक कारण जयराम महतो भी था, क्योंकि यहां से जो फीडबैक गया था कि जयराम महतो बहुत ही जबरदस्त स्पीकर है, वो जितनी जनसभाओं में पहुंचेगा उतना वोट इंक्रीज होगा। आप ऐसा कुछ कीजिए कि इस लड़के को एज ए स्पीकर कहीं जाने ही मत दीजिए, इसका वोट का परसेंटेज गिर जाएगा। मतलब चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग तो आज निष्पक्ष रहा कहा, ये तो पूरा देश जानता है, पूरे राज्य जानता है वो निष्पक्ष रहा कहा। तो ये एक मेरी सच्चाई है, मेरी आप बीती है। मैं सार्वजनिक मंच पर हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है उस रात को अगर हम गठबंधन धर्म को स्वीकार या मान लेते तो शायद इस बार भी चुनाव 4 या 5 चरण में होता। चूंकि 2019 का चुनाव आप भी जानते हैं 5 चरणों में हुआ था, इस बार का चुनाव मात्र 2 चरणों में हुआ। अगर 5 चरण में होता तो मैं गारंटी देता हूं और 2-4 सीटें हमारी बढ़ती। चूंकि मुझे अपने शब्दों पर, मुझे अपने भाषणों पर पूरा भरोसा था कि मैं अगर जनता से कनेक्ट हो जाऊंगा तो वोट में इजाफा होगा। अच्छा जयराम अब जी, क्या लगता है कि अब जो है गठबंधन की ओर जाएंगे, चूंकि आपने अपना आकलन देखिए, कर मैंने लिया। 1 साल का अनुभव किया। अगर सिद्धांत की बात करूंगा तो गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने जनता की बात करूंगा, जिस जनता ने मुझे चुना है, जिस जनता ने मुझे चुना नहीं है, पसीना बहाकर उन्होंने 1-1 रुपये इकट्ठे करके उन्होंने साग सब्जियां, और अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चावल अभी भी जमा है, जो उन्होंने चुनाव के टाइम दिया था चंदा के रूप में कि इस चावल को बेच के पैसा इकट्ठा कीजिए, अभी कई क्षेत्र में। तो जिन्होंने मुझे चुना है, अगर मैं उनकी सोचूं तो सिद्धांत एक तरफ, सत्ता एक तरफ। तो मैं अगर अपने लिए सोचूं तो सिद्धांत होना चाहिए, और जनता के लिए सोचूं तो सत्ता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है मोदी या हेमंत, किसे चुनेंगे? वो परिस्थितियां तय करेंगी। माने आप किधर भी जा सकते हैं, वो परिस्थितियां तय करेंगी। चूंकि मेरा मानना है कि मैं अपने आप को मान रहा हूं, मैं किधर भी रहूं, मैं कैसे भी रहूं, अगर मेरे विचार सही है, मेरे कार्य करने का तरीका सही है, तो मैं जनता के लिए हमेशा आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है जयराम जी। आप अगर आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी में अंतर रहता है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं कि आप कैसे काम जनता का निकालते हैं, कैसे उनका काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जनता के लिए मैं अब जो भी निर्णय लूंगा उस जनता के क्या लिए आने वाले दिनों में हम लोग ये देख सकते हैं कि जयराम महतो एनडीए या फिर कांग्रेस जेएमएम वाली देखिए, गठबंधन किसी भी में जा सकते हैं? संभावनाओं से अब इनकार नहीं कर सकते हैं। या हो सकता है आने वाले दिन कुछ ऐसा होगा कि हमारी जो सिंगल थर्ड फ्रंट है वो और ज्यादा मजबूत होगी। चूंकि अभी देख रहे हैं क्या हालात हैं अंदर, खासकर आप लोग के माध्यम से सूचना मिलती है कि गठबंधन इस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। तो राजनीति में कब कैसा मोड़ आएगा, कब कैसा करवट लिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे तो आगे चर्चा तो चलेगा। ये भी थी कि जयराम महतो हो सकता है मंत्री बन जाएं। नया जो गठबंधन का एक फॉर्मूला आया था उसमें संभवतः आप मंत्री बन जाएंगे, खैर ऐसा चर्चा तो जेएमएम हम में तक- शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा शामिल किसी ने नहीं आपको रात को 12 बजे फोन आया था, ऐसा कुछ क्या? नहीं, ऐसा फोन नहीं आया था। जो आया था विधानसभा चुनाव से पहले आया था, लोकसभा चुनाव के बाद आया था। चूंकि लोकसभा चुनाव तक
लोगों को यही लगता था कि वोट में, भीड़ में और भाषण में अंतर होता है, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि भीड़ भाषण को वोट में तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद लोगों ने मुझे सीरियस लिया, राज्यसभा तक का भी हमें सीट ऑफर किया था, लेकिन हमने वही कहा कि हम झारखंड की राजनीति में एक पैटर्न सेट करना चाहते हैं कि भाई कोई आम लड़का, पढ़ा लिखा, तेज, काबिल, होनहार लड़का राजनीति में अगर आए तो जयराम महतो का रास्ता खोलना होगा। मैंने रास्ता खोल दिया। तो थर्ड फ्रंट की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? थर्ड फ्रंट की एक शुरुआत कर लीजिए, आप उसके मुखिया हो जाइए, लोगों जी को बिल्कुल, जोड़िए। अभी समय है और हम लोग उस पर भी आगे सोचेंगे। यानी ये जो आप बातें कह रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जो राज्यसभा का ऑफर आपको हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? छोड़िए, वो सब सार्वजनिक नहीं किया जाए, ठीक है। कुछ बताइएगा तभी ना लोग भी देखेंगे। कुछ बस इतना जानिए कि राज्यसभा जाहिर सी बात है केंद्रीय पार्टी है, आई आपको ऑफर करेंगी राज्यसभा से लेकर। और आपको और एक जानकारी बता दे, धनबाद और गिरिडीह तो हमको चुनने का ऑफर था। चुनने का ऑफर हाँ, था। चुन लीजिए कि धनबाद बहुत लोकसभा बड़ी बात कह रहे हैं मंच पर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि और शायद पहली बार भी। हाँ, एक वो मैंने 28-29 साल का लड़का, उसे नेशनल पार्टियां कह रही है कि आप लोकसभा चुन लीजिए, और अगर हम चुन लेते तो हो सके आज हम धनबाद, एक पार्टी से धनबाद और गिरिडीह और एक पार्टी से हजारीबाग और रांची, मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ऑफर दो कर दिया। राष्ट्रीय पार्टियों का हमें ऑफर था। एक पार्टी से कि आप धनबाद गिरिडीह में किसको सेलेक्ट करते हैं, और एक पार्टी से रांची और हजारीबाग में सेलेक्ट। जनता समझ गई कोई किसने ऑफर अब किया था। जनता, खैर जनता बहुत जागरूक है, जनता को नहीं, जानने लेकिन के लिए- अब जयराम जी पूरी तरह से समझदार हैं, अब देख सुनकर सब चीज समझेंगे, अब वो करेंगे, मुझे लगता है। जयराम जी के बारे में कहा जाता है कि अब वो परिपक्व हो रहे हैं। होना पड़ता है, परिस्थितियां आपको बना देती हैं। जयराम जी, कई बातें जो आप कहते हैं वो बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि उसे व्यवहारिकता में ले आए। जैसे आपने कहा कि विधानसभा की तरफ से, जो आप चूंकि विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, आपको एक आवास का भी ऑफर हुआ था। आपने बोला मुझे वो आवास नहीं चाहिए, वो आवास को अगर के बदले अगर पैसा मिलता है तो छात्रवृत्ति की पैसा जो है वो छात्रों को दे दी जाए। आप बोले कि आजीवन बिना चप्पल के सदन में जाएंगे, आप जाते हैं, अभी तक तो जा रहे हैं, अब भविष्य का पता नहीं। लेकिन ये दो बातें, ये व्यवहारिक तो नहीं लगता है, लेकिन आप व्यवहारिकता में बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। भला कौन विधायक आवास नहीं लेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल आज भी कह रहा हूं, इस मन से कह रहा हूं, चूंकि आवास का निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री अथवा विधानसभा अध्यक्ष महोदय का होता है, तो मेरी बात जाहिर से उन तक जाएगी। तो वह बिल्कुल, अगर वह मेरे आवास का नीलाम करना चाहे तो मैं बिल्कुल उन्हें नहीं रोकूंगा, और मैं बिल्कुल, लेकिन अगर आवास मुझे अलॉट हो चुका है, आवास नंबर 14 है, अगर मैं उस आवास में जाऊंगा तो निसंदेह मैं अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के ऐसे युवा जो रांची में रह के पढ़ाई करते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे आवास में आकर रहें, अनुशासन के साथ रहें, और बिल्कुल मेरे आवास की देखभाल करें। देखभाल नहीं करें, बल्कि आप वहां रह के पढ़ाई करें। तो आप वहां रहेंगे? नहीं रहेंगे? आप रहेंगे ही? हम लोग तो 10 दिन में एक बार जाएंगे, जो विधानसभा की मीटिंग होती है हम लोग 10 दिन में एक बार अरे जाएंगे। शादी कीजिएगा तो जाइएगा ना वहां फिर। नहीं, फिर भी हम लोग तो 10 दिन में जाएंगे, अपना क्षेत्र है, अब क्षेत्र को छोड़ के तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं, अगर पत्नी का डिमांड हो गया मैंने तो पत्नी को भी पत्नी का उसी घर में डिमांड हो रखेंगे, पत्नी को भी उसी घर में रखेंगे, वहां नहीं लेके जाएंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए हम लोग का विवाह भी होता है तो मान हमारे लीजिए साथ क्यों? हमारे साथ साथ हमारी पत्नी को भी ट्रेवल करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम धनबाद में रहे, हम गिरिडीह में रहे, तो वो वहां रहेंगे, और फिर अगर हम रांची गए तो हमारे साथ उनको भी रांची जाना होगा। तो ऐसा नहीं, हम नहीं, आपकी विचारधारा बहुत क्रांतिकारी है। संभव है कि उसी विचारधारा की एडजस्ट कोई- कर पाएंगे? एडजस्ट कर पाएंगे आप? देखिए, सही बात आप बोले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जनरली खासकर हम जिस समाज से आते हैं, अगर वहां कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वह कोई 3rd या 4th ग्रेड की नौकरी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, विधायक बनने के बाद अभी तक चर्चा नहीं हुआ है, तो सब इस चीज को जानते हैं। मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूं। मैं जिस समाज से आता हूं, एक अति पिछड़ा कृषक समाज, प्राचीन में आदिवासियत का दर्जा रखने वाला, तो हम लोग जिस समाज से आते हैं, अगर कोई लड़का अथवा लड़की जो 25 साल का हो, 30 साल का हो, विवाह की उम्र का हो, उसने नया नया नौकरी भी अगर हासिल किया हो, जो 3rd और 4th ग्रेड का हो, ग्रुप डी का हो, तो कम से कम 4 रिश्ते आ जाते हैं, मैंने उसके ज्वाइनिंग के 1 महीना के अंदर। लेकिन आज साल भर के अंदर मेरा विवाह का चर्चा नहीं हुआ, इसका मतलब लोग जानते हैं कि भाई एडजस्ट होना बड़ा टफ है। नहीं, लड़की करना चाहती होगी, हमको लगता है माँ बाप ही तैयार नहीं हो रहे हैं, इनको देख के क्यों झंझट मोले हम लोग। अब जो भी, मैं अपने आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज साल भर तक ना मेरे माँ ने मुझे आपके कभी कहा कि आपके लिए कोई रिश्ता आया है, ना मेरी दादी ने कहा, ना मेरे मामा ने कहा, ना मेरे मौसा ने कहा, किसी ने नहीं। आप खुद चुन लीजिए। ठीक है, वो तो अलग बात है, वो भविष्य की बात है।
मतलब चुन चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा अभी तक अभी समय ही नहीं मिला हम लोग को। जयराम जी, एक आरोप आप पर लगता है, आपकी चर्चा तो अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी, जिस तरीके से झारखंड में आपने चुनाव जीता, जो अंदाज था आपका, जो तरीका है, राष्ट्रीय पार्टियां ऑफर कर रही हैं आपको, ये 60-40, आपके पास तो 60 वाले छात्र भी आते हैं, 40 वाले भी आते हैं, किसके साथ है भाई? है तो दोनों छात्र, लेकिन आप 60-40 के मुद्दे पर। नहीं देखिए, हम सभी के साथ ऐसा नहीं, हमारा कहना है, देखिए सबसे पहला बात, आदमी एक बहुत बड़ा मंच है और विशेषकर धनबाद एक बहुत बेहतरीन जगह है इस बात को रखने को। आज देखिए, मेरा क्या कहना है कि ये राज्य हमारा है और इस राज्य की जो ओरिजिनल लोग हैं, जिनका इस राज्य के अलावा कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, उनको पहला अधिकार मिले। जैसे अभी हमारी दीदी पूर्व विधायक जी कह रही थी कि भाई कुछ लोग गुजरात से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, सबका स्वागत है, लेकिन ध्यान रहे जो लोग गुजरात से आए उनका गुजरात से वास्ता है, जो महाराष्ट्र से आए उनका महाराष्ट्र से वास्ता है, जो बिहार से आए उनका बिहार से वास्ता है, लेकिन हम यहीं के, हमारा इसके अलावा कहीं से वास्ता नहीं है। तो वही हम कहते हैं, पहला हक हमारा हो, प्राइमरी हमारी हो, सेकेंडरी में आप हो। हमने कभी नहीं कहा कि बाकी लोग यहां से चले जाएं या आप यहां व्यापार ना करें, आप यहां रोजगार ना करें। अगर हम स्थानीय नीति की बात करते हैं 1932 खतियान के आधार पर, उसके बाद उसको नियोजन नीति में अप्लाई करने की बात करते हैं, तो झारखंड राज्य की नौकरियों में हम अगर कोई बीएसएफ का जवान अगर यहां ड्यूटी करने आएगा तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? कोई अगर यहां उपायुक्त आएगा जो देश का सर्वोच्च एग्जाम को पास करके आएगा, क्या हम उसको गो बैक करेंगे? अरे भाई, जो झारखंड नामधारी नौकरियां होंगी, चपरासी होगा, हवलदार होगा, झारखंड पुलिस होगा, जिला पुलिस होगा, झारखंड की नौकरियां होंगी, अगर उसमें हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरी बातों को समझने की आवश्यकता है। जयराम महतो सिर्फ कुर्मी के नेता के रूप में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं या ओवरऑल एस्टेब्लिश होना चाहते हैं? हम लोग तो ओवरऑल होना चाहते हैं, लेकिन सबको हमसे भय है कि ये जिस पैटर्न में राजनीति करने आया है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकी लोगों का जो बनाया विरासत है उसमें बहुत ही दरार पड़ जाएगी। तो इसलिए सभी रोकना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमको आइसोलेट कर दे, सभी चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती है कि जयराम महतो को आइसोलेट कर दिया जाए, उसे एक विशेष वर्ग का नेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमने सभी वर्ग, सभी तबके के लिए आवाज उठाई है। और आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, पत्रकार बंधुओं, चूंकि यहाँ पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है आपकी संख्या भी ज्यादा होगी। आप हिडनली किसी विधायक के आवास में चले जाइए, हिडनली समस्याओं को रखने के लिए वो पहला काम उसका करते हैं जो उसका कार्यकर्ता लेके जाता है। अगर गलती से उसको भनक लग गई कि आप उसके समर्थक नहीं है तो आपको दूर से ही हटा देते हैं। और आप जयराम महतो के पास चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, आपको जरूर एक बार पूछेंगे कि मामला कहां है, डीसी लेवल का मामला है, एसपी लेवल का मामला है, या अगर गवर्नर लेवल का भी मामला है तो जनता दरबार से फोन करते हैं। आप जयराम जी कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है आपको पॉलिटिकल पार्टियां बना रही है, लेकिन आप खुद भी होना चाह रहे हैं, ये आपको नहीं लगता है? आप जो है कुर्मी हैं तो हमको एसटी में शामिल कीजिए, तो इसको क्या लेंगे? एसटी वाले क्या सोचेंगे? मैं एक लाइन इसमें जोड़ दे रहा हूं। कुर्मी आंदोलन के बाद जो कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए, उसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी। मोटे तौर पर बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा होती है कि जयराम जो है विशेष जाति वर्ग के लीडर हैं, वो है कुर्मी। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सूचीबद्ध होना, क्या ये मेरी मांग है? क्या ये मेरे आने के बाद की मांग है? ये मांग कई दशक पुरानी है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ये मांग है। और हमें तो लगता है कोयलांचल से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि कुर्मी को एसटी से क्यों हटाया गया। कोयलांचल के बंधुओं, आज आपके पास समय है, क्योंकि हमें लगता है कि 50 साल बाद पता नहीं इतिहास को धुंधला कर दिया जाएगा। आज भी आप जाके सर्वे कर लीजिए, कोयला की जितनी जमीनें हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 50% अकेले कुर्मियों की जमीन पर होगी। वो तो झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन के होल्डर कुर्मी, तो रीजन वही था, उनको ट्राइबल, बिल्कुल ट्राइब, मैं 50 ही कह रहा हूं, शायद संख्या बढ़ सकती है। और चूंकि अब कोयलांचल में पता नहीं 50 साल बाद इतिहास को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाएगा, तो रीजन वही था, उनको शेड्यूल ट्राइब से हटाने का रीजन यही था, खनिज संपदा मैक्सिमम उनकी जमीनों पर। अब किसी की बात करें, धनबाद में आपकी जानकारी की बता लो, धनबाद में टाटा 2 जगह कोयला खनन का काम करती है। अभी जाके और अब कल से ही सर्वे कीजिए, 95% जमीन अधिग्रहण कुर्मियों को है, टाटा जमाडोबा, टाटा सिजवा। 2 एग्जाम्पल, टाटा धनबाद जिले में 2 ही जगह कोयला खनन का काम करती है और 95% जमीन मैं कह रहा हूं, हो सके 10-20 ऊपर नीचे आप कर सकते सर्वे में, वो कुर्मियों की जमीन है। मेन रीजन यही था। और आप कोयलांचल के लोग समझेंगे कुर्मियों के दर्द को
कि शेड्यूल ट्राइब्स उन्हें क्यों हटाया गया, रीजन यही था। अब और देखिए कब हटाया गया 1950 में, दिसंबर का महीना 1950 में। और उसके बाद क्या हुआ, सिंदरी, पुनः कहूंगा अभी चले जाइए, सिंदरी जो आपका कारखाना खड़ा है उसमें लगभग 90% जमीन कुड़मियों की है। जैसे ही 1950 में हटाया गया, कारखाना तैयार हो गया 1951 में, और कहा, एशिया का सबसे नामी कारखाना। तो ये चीजों को आपको जानना होगा कि कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, उसके पीछे तर्क क्या था, कारण क्या था। यही कारण था कि मैक्सिमम जमीनें जहां से खनिज संपदा मिल रहा है छोटा नागपुर के पठार में, उसके स्वामी कुड़मी थे। आदिवासियों को कैसे समझाएंगे आपकी, हम भी देखिए, आपके नेता आदिवासी हैं। बंधुओं को भी समझना होगा, उनको भी समझना चाहिए। देखिए, उनके माइंड में एक ये चीज डाल दिया जाता है कि 26% का जो आरक्षण आपको दिया जा रहा है राज्य सरकार में, उसमें अगर कुड़मियों की एंट्री होती है तो उसमें आपका हकमारी होगा। दूसरा बात, कुछ सीटें जिनमें कुड़मी लड़ सकते हैं, कुछ सीटें हैं जिनमें अगर कुड़मी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होते हैं तो वो लड़ सकते हैं। बाकी संथाल परगना की सीटें, गुमला की सीटें, सिमडेगा की सीटें, खूंटी की सीटें, लातेहार की सीटें, लोहरदगा की सीटें, वहां से कुड़मियों का कोई विशेष वास्ता नहीं है। आपने कोशिश क्यों नहीं किया कि आदिवासियों की एक जनसभा बुलाई जाए, उसमें उनको समझाया जाए? देखिए, आज भी जो एकेडमिक लोग हैं, अच्छा एक बात बताइए, क्या कुड़मियों की जो मांग है वो केवल मैंने समर्थन किया है, शिबू सोरेन जी ने समर्थन किया है, रामदयाल सिंह मुंडा जी ने समर्थन किया है, बागुन सुमरे जी ने समर्थन किया है, मिंज साहब ने समर्थन किया है, सूर्य सिंह बेसरा जी ने समर्थन किया है। कई ऐसे तेज तरह आदिवासी नेता जिनका इस राज्य की राजनीति में एक बहुत ऊंचा दर्जा है, कद है, उन्होंने समर्थन किया। आज क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं क्या? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने हर वादे में खिलाफ चली गई। सरकार बनाने के बाद उन्होंने जो जो वादा किया था, बड़ी मुश्किल से उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1980 के दौर के अधिवेशन का आप तमाम आंकड़ों को ले आइए, उनके घोषणा पत्र को ले आइए, उसमें स्वर्णिम साफ साफ लिखा है कि जब उनकी सरकार बनेगी, राज्य अलग होगा, तो कुड़मी समाज को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने के लिए वो प्रयास करेंगे। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो है। तो फिर आप किस तरीके से कह रहे हैं कि हम हेमंत जी के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, ये हमने तो आपको एग्जैक्ट नहीं कहा है, हमने ये दोनों में से कोई को चुन सकता है कि परिस्थितियां देखी जाएंगी। अब वो परिस्थितियां होंगी भी, नहीं भी होंगी, ये जरूरी नहीं कि वो परिस्थितियां मेरे सामने आ ही जाएंगी, नहीं भी हो मतलब सकती। ये संभावना है, राजनीति संभावना, राजनीति में संभावना है, राजनीति संभावना खेले, राजनीति संभावना। अच्छा, जयराम बिहार भी चले जाते हैं, खान सर के क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, तो वही जानना चाहते हैं क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ एक सीट पर हम सिमटे हैं, बिहार भी आप खोजना चाह रहे हैं, कैसे आप कर हम पाएंगे? वहां अगर कोई हमें प्रचार के लिए बुलाए, हमें लगा कि व्यक्ति अच्छा है, जैसा हम झारखंड में खान सर ने कहा या विपिन सर ने कहा? विपिन सर बेचारे मिलने आए थे यहाँ? हाँ बिल्कुल, कहाँ? हमारे रांची आवास मिलने आए। उन्होंने आके हमसे कहा कि मित्र एक दिन आइए हमारे कार्यक्रम में, तो हमने उन्हें वचन दिया और हम चले गए। आपके जाने का असर नहीं हुआ, मात्र 7,000 वोट लेकर आते हैं। नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं 7,000 वोट बहुत हुआ, इसलिए बहुत हुआ। तो मैंने आप हराने के लिए गए थे? नहीं नहीं, हम जानते थे कि परिणाम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये हम वो शख्स है, जैसे ना आप महाभारत को याद करते, कर्ण को मालूम था कि अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह रणभूमि से नाता नहीं तो हमको भी मालूम है कि विपिन सर अभी नए नए चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया से सीधे विधायक का चुनाव लड़ना अभी इंडिपेंडेंट, अभी बिहार की राजनीति में संभव नहीं है। लेकिन ये तो हमारी सोच थी, हमारा हिम्मत था कि भाई परिणाम क्या होगा मतलब नहीं है। हमारे एक मित्र ने बुलाया, हम वहां जाएंगे और गए। तो जयराम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार में करने जा रहे हैं? वो समय तय करेगी। देखिए, सबसे पहला बात है कि जितना लुगवा ततना घुगवा, हमारी भाषा में कहावत है कि जितना लुगवा ततना घुगवा। तो अभी हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि भाई नए नए आए हैं, अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी में तमाम जो हमारे ओपोनेंट पार्टियां हैं हमें तोड़ने में, मड़ोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो हम लोग पहले झारखंड को प्रयास करेंगे, फिर अगर हमें लगा कि हम सशक्त हो चले हैं, हमारा वहां एंट्री होना चाहिए, हम लोग जाएंगे। अच्छा जयराम जी, देश में कई ऐसे उदाहरण रहे जो क्रांतिकारी यानी आंदोलन और क्रांति करके जो नेता सत्ता में आए, उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल देख सकते हैं, जिस तरीके का आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद आज कहीं ना कहीं सत्ता से गौन है। जयराम महतो उसी तरह का किसी आंदोलन से उपजे, आज आप निश्चित तौर पर विधायक हैं। क्या कुछ रोड मैप है कि आप आगे भी इसी तरीके से जो है बने रहेंगे, या फिर आगे आपका पार्टी का विस्तार होगा, सीटें जीतेंगे, एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे झारखंड में? बिल्कुल, हमारा रोड मैप आने वाले सालों का यही है कि सबसे पहले संगठन का विस्तार किया जाए, और जहां जहां संगठन का विस्तार होगा वहां जनता के मुद्दे क्या है, उन मुद्दों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उन मुद्दों के साथ खड़ा रहना और प्रयास करना। देखिए, जनता
काम करने के साथ साथ जो लोग काम करने का प्रयास करते हैं उनकी भी सराहना करते हैं कि भाई इस शख्स ने मेरे लिए प्रयास किया था। तो हम लोग वो काम करेंगे आने वाले जो 4 साल हमारे बच्चे हैं, और निसंदेह हमें पूर्ण आशा है कि जनता का आशीर्वाद अगर अगला जो चुनाव होगा उसमें इस बार की तुलना में ज्यादा मिलेगा। ये जो आपका अब तक का राजनीतिक का जो सफर रहा है, हम लोग देखते हैं कि जयराम बहुत उग्र हैं। जिस तरीके से आप अधिकारी पदाधिकारियों से बात करते हैं, जिस तरीके से स्पीकर ऑन करके और अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, थोड़ी कमी आई है मुझे लगता है पहले की अपेक्षा। पहले जिस तरीके से उग्र थे, इधर से लगता है थोड़ा बैलेंस बना। आपको लगता है कि ये तेवर राजनीति में कम होना चाहिए, या फिर ये तेवर, क्योंकि लोग इस तेवर को पसंद करते हैं, लेकिन राजनीति के सेहत से देखेंगे तो ये तेवर बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। देखिए, ऐसा तेवर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां इसको तय करती है। आप भी जानते हैं कि आज ब्यूरोक्रेट्स की क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। इसी बार के विधानसभा में मैंने तो विधानसभा में भी नाराजगी जताई थी, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई सदन का एक अलग माहौल होता है और आप मीडिया के सामने कुछ भी कह देते हैं, भाषणों में कुछ भी कह देते हैं। तो मैं जो मीडिया में कहता हूं, जो मैं भाषणों में कहता हूं, सभाओं में कहता हूं, मैंने वही सदन में भी उठाया। और ये सच्चाई है। अगर मान के चलिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से काम करेगी तो जाहिर सी बात है हमें तेवर दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें उग्र रूप धारण करने की आवश्यकता है। ये परिस्थितियां तय करती है। अगर हम व्यक्तिगत मेरी बात करें तो हम भी चाहेंगे कि हर एक IAS IPS से मेरा रिश्ता अच्छा हो, मेरा गुडविल हो, हम भी उनके कार्यक्रमों में उपस्थित हों। लेकिन अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका तेवर, आपकी आक्रामकता, आपकी उग्रता जनता का कार्य तय करती है, जनता के तरीके तय करते हैं कि भाई जनता किन तरीकों के साथ लोगों के साथ अधिकारियों से मिल रही है, उनका समाधान कैसा हो रहा है। अगर समाधान हो जाएगा तो हमें इन तेवरों की कोई आवश्यकता नहीं है। जयराम महतो ने अभी खुद आपने कहा कि 5-6 विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं, इस इलाके में खासकर इन 3 जिलों में। संथाल परगना में मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं उस तरीके से? संथाल परगना हमारे घर से दूर पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है महोदय कि मैं उन क्षेत्रों में आता जाता हूं जो 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो 70 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो मैं उन क्षेत्रों में आ जा रहा हूं जो संभव है कि मैं जाके फिर आ जाऊं। तो इसलिए अगर संथाल परगना मेरा पड़ोसी जिला होता, जैसे मैं पड़ोसी जिला जामताड़ा है, मैं वहां तक जाता हूं, गिरिडीह तक जाता हूं, कभी कभी देवघर तक जाता हूं। लेकिन जो दूर हो जा रहा है, पाकुड़ आपका, गोड्डा आपका, साहेबगंज आपका, दुमका, तो आपको जयराम जी चुनाव तो लड़ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहां हम लोग एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जाएंगे, संगठन के विस्तार के दृष्टिकोण से जाएंगे। लेकिन बाकी जो जिले हैं वो हम अपना घरेलू व्यवहार के तौर पे जा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी समस्याएं हो रही है, उनका इन्विटेशन मिल रहा है, हम चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां डर लगता है कि यार आदिवासी इलाका है, जाएंगे, हमको डर नहीं ना है? डर नहीं है, कोई डर नहीं लगता है। क्यों डरेंगे भाई? हम लोग विचारों की जो बात है हम लोग स्पष्ट कहते हैं। किसी को वो पसंद करना होता है, किसी को नापसंद करना होता है। डरने की कोई बात। अच्छा जयराम जी, एक आरोप आप पर लगा, मैं इसको ऐसे जोड़ करके देखता हूं जैसे केजरीवाल का उदय हुआ था, उन पर आरोप लगा कि शुरुआत में आंदोलन के समय के जो साथी थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। सब कोई, पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। आप पर भी आरोप लगा कि जो संघर्ष था, संघर्ष के कई साथी आपके साथ थे, आज वो लोग नहीं हैं। आरोप लगाकर वो पार्टी से जुदा हो गए। आरोप लगा कि पार्टी में जयराम महतो जो है 1 मैन आर्मी वाला शो जो है वो चलाते हैं। कैसे इन आरोपों को खारिज करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात, हमने कभी, आज किसी से पूछ लीजिए, हम लोग 1 मैन शो जैसा कोई नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि जनता जयराम महतो को जानती है और मानती है। अगर वह किसी भी विधानसभा में वोट करने जा रही है तो जयराम महतो को नाम को लेकर जा रही है, उसके चिन्ह को लेकर जा रही है, और वहां के नेता से पहले वो जान रहे हैं कि हम जयराम को वोट कर रहे हैं। ये सच्चाई है। लेकिन हमने कभी 1 मैन शो या फिर पार्टी में एकला पद्धति, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग सबकी सुनते हैं और सबके अनुसार काम करते हैं। और दूसरा बात जो आपने इंपॉर्टेंट कहा कि हमारे पुराने साथी छूट गए। पहला बात है, वो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें आजसू के भी नौजवान आए थे, बीजेपी के भी नौजवान आए थे, कांग्रेस जेएमएम के भी नौजवान आए थे, और सब मिलकर उस आंदोलन को किए थे। उसके बाद जब उनको लगा कि हम लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जिस राजनीतिक दल से उनका संबंध था वो वापस चले गए, एक आध को छोड़कर। तो मैक्सिमम यही कारण था। बाकी वो कोई ऐसा नहीं था कि वो मतलब संघर्ष के साथ, वो उनके साथ किसी न किसी पार्टी या किसी आइडियोलॉजी का टेक भी था। आप आजसू की बात कर रहे हैं, सुदेश महतो को कहां देखते हैं? फिलहाल तो 5 साल उनको संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। तो संघर्ष में तो आप हैं, ठीक है, वो लंबे दौर के हैं, लेकिन एक वो भी हैं, एक आप भी हैं। देखिए, संघर्ष सबको करना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब अपना काम करे, सब संघर्ष करे, जनता के बीच जाए।
और जनता को तय करना होगा कि भाई वो किनके साथ जाएंगे। बात होती है कभी सुदेश जी से? नहीं, ईमानदारी से कहें, उनसे आज तक कभी टेलीफोनिक बात नहीं हुई। बस एक बार कांके में अनिल टाइगर जी की हत्या के दिन वो मिले थे, लगभग 10 फीट की दूरी थी। मैंने उनको प्रणाम सलाम किया। जो मेरा मैंने रहा है कि मैं चाहे वो किसी दल के रहे, हमसे अगर आयु में बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम सलाम करता हूं। हालांकि बाद में सोशल मीडिया में वो गलत तरीके से उस फोटो को प्रेजेंट करते हैं, उनके समर्थक अलग बात है। कोई भी मेरे सामने आता है अगर मुझसे आयु में बड़ा है। नहीं तो दोनों लोग एक हो सकते हैं क्या? कुर्मी को मजबूती मिल जाएगी, ऐसा दोनों एक सकता हो है? सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसे इन सब कोई ऐसे बातों पे चर्चा नहीं हुई है, और भविष्य में क्या होगा भविष्य की कहा मैंने जाता है कि आप हर ऑप्शन है। चीज के लिए तैयार है। एक बात मैं देख रहा हूं, जो जयराम पहले चुनाव लड़ने गए थे वो अलग थे, और अब जयराम को परिस्थिति ने अलग बना दिया। सुदेश जी हैं तो परिस्थिति आएगी तो देख लेंगे, मोदी जी हैं तो परिस्थिति आएगी तो देख लेंगे, हेमंत जी पर भी वही। तो मैंने एकदम जयराम बिल्कुल बदल से गए हैं। नहीं, देखिए वो जयराम जो विधायक नहीं था और ये जयराम जो आज विधायक है, इसमें अंतर है। लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, लोग अपनी उम्मीदों को लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। और जब उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो बहुत सारी व्यवधान आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं और आती हैं। तो इसलिए विगत 1 सालों में मुझे वो सारी चीजें मैंने सीखा, मैंने अनुभव किया, और उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां ही तय करेंगी। ये कहा जाता है कि सुदेश जी का ऑप्शन जो है वो जयराम महतो है। नहीं, देखिए दोनों की राजनीति में भिन्नता है। वो शायद विधायक जीते और उसी समय राज्य अलग हुआ, और उस समय किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वह मंत्री बन के शायद उनका परिचय हुआ इस राज्य में, उसके बाद उनका संगठन का विस्तार हुआ। लेकिन मेरी उत्पत्ति एक अन्य प्लेटफॉर्म में हुई है, अन्य तरीके से हुई है, तो बहुत सारा अंतर है। ऊपर से हमारी आयु में उनकी आयु में 2 दशकों का अंतर है, और उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत सारा अंतर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। सवाल यह है कि जयराम महतो को अगर बड़ा नेता बनना है और कई विधानसभा क्षेत्रों को जीतना है, पार्टी को विस्तार करना है, तो केवल कुर्मियों के सहारे नहीं होगा, आपको दूसरे समाज में भी जाना होगा। खास करके ट्राइबल्स वोटर जो है उनको भी लुभाना होगा, उनके बीच भी जाना होगा, उनका प्यार को भी पाना होगा। तो इसका रोड मैप क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहला बात, रोड मैप तो हर चीज का है और उसके लिए संगठन लगातार काम कर रही है। लेकिन यह भी आपको मानना हो कि हमारा जो रोड मैप है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो करने का तरीका है, उनसे तो भाई वो हमसे प्रभावशाली हैं। जो अन्य राजनीतिक दलें हैं वो कई दशक पुरानी पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है हम जितना सोचते हैं, हम जितना करने की सोचते हैं, वो उससे ज्यादा हमें नुकसान करने की सोचते हैं। तो आप ये भी सोचना होगा कि वो उसी समय हमारे नुकसान के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए हम लोग तो, अच्छा एक बात बताए, सदन में मैंने जो भी मामला उठाया, इसी बार सदन में मैंने अवैध कोयला, अवैध बालू, छात्रवृत्ति, कई मुद्दों को उठाया। तो क्या वो केवल कुर्मियों का मुद्दा है या पूरे राज्य का मुद्दा है या सभी का मुद्दा है? तो मैं जिन मुद्दों को सदन में रखता हूं, जिन मुद्दों को लेकर मैं संघर्ष करता हूं, किसी एक समाज का मुद्दा नहीं है, वो सभी का मुद्दा है। और हमें लगता है कि समय के साथ राज्य के सभी वर्ग के लोग इस बात को समझेंगे कि यह नौजवान जिस मुद्दों को लेकर आवाज देता है, जिस मुद्दों को लेकर लड़ता है, वो सभी के मुद्दे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कोयलांचल के इस कॉन्क्लेव में आप हमारे साथ मंच साझा की, आपने अपनी बात रखी, बहुत बेबाकी से बहुत सारी चीजों का जवाब दिया, और बहुत कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने कहीं नहीं की थी वो नक्षत्र न्यूज के इस मंच पर रखा। बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जयराम महतो जी। बिल्कुल, पुनः नक्षत्र न्यूज के तमाम सहयोगियों का, इनके इस तमाम पदाधिकारियों का, सभी का मैं आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बतौर अतिथि आमंत्रित किया। तहे दिल से मैं आप सभी का आभार अभिनंदन। बेहद